दोस्तों नमस्कार। 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, फिर अबू धाबी जाकर के मंदिर का उद्घाटन करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी राजनीतिक जमीन इस समय खिसकी हुई है। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर हिलोरे मार रहा है। हरियाणा की पुलिस या दिल्ली की पुलिस लगातार उनको टारगेट कर रही है, टॉर्चर कर रही है, और इसीलिए आंसू गैस के गोले भी वो छोड़े जा रहे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। और एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले बेहद जहरीले और हानिकारक होते हैं, लेकिन शायद उन्हें किसानों के साथ यही करना है। मोटी मोटी कीलें और सीमेंटेड अवरोध लगा दिए गए हैं, लेकिन किसान हैं कि मान नहीं रहे हैं। महिला पहलवान साक्षी मलिक बजरंग पुनिया ने भी फिर से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। और इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के सवाल पर पूर्वोत्तर से निकल करके उत्तर भारत में दाखिल हो चुकी है। और उत्तर भारत वो जमीन है जहां हिंदुत्व की राजनीति को सबसे बड़ी ताकत मिलती है। नरेंद्र मोदी जहां पर सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आते हैं, राहुल गांधी वहीं पर सूचना आ रही है कि अब वो न्याय यात्रा को ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ाएंगे, जो किसान आंदोलन को प्रतीकात्मक समर्थन देगी। चौतरफा नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। हालांकि नैरेटिव तो ऐसा बनाया जा रहा है जैसे अब कोई उनके इर्द गिर्द है ही नहीं। नीतीश कुमार को एनडीए में वापस ले लिया गया, और इधर अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी से उनको भी वापस ले लिया गया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। पहले अजीत पवार को, और न जाने ऐसे कितने चेहरे जिन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको वापस ले लिया गया, बीजेपी में शामिल कर लिया गया। नारा 400 पार का। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं तो फिर डर किस बात का है? तो फिर अशोक चौहान को लाने की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार को शामिल करने की जरूरत क्या है? या चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की जरूरत क्या है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टोटली पॉलिटिकल एजेंडा है। जिन लोगों को भारत रत्न मिला उसमें से डेफिनेटली कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन, चरण सिंह, ये उस कद के लोग हैं को मिलना ही चाहिए था। लेकिन 5-5 भारत रत्न देना चुनावी साल में, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिली हुई है। और आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसने इस माहौल को भांप लिया है। मैं इसी पर बात जारी रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में डी वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आज एक ऐसा ऐलान कर दिया है, एक ऐसा जजमेंट दे दिया है जिसने पूरे गुजराती लॉबी को सख्ते में खड़ा कर दिया है। चुनावी बॉन्ड को आज चंद्रचूड़ ने, उनकी पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया है कि एसबीआई को बॉन्ड नहीं जारी करने का हुक्म है, यानी अब वो बॉन्ड जारी नहीं कर सकता। एसबीआई, हम लोग जानते हैं कि जब 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से, माने नाम जाहिर नहीं करने के साथ, जो चुनावी मदद, चुनावी बॉन्ड खरीदने का जो अधिकार दिया गया था एसबीआई के जरिए, उसमें कारपोरेट का या लोगों का नाम गुप्त रहता था। वो लोग जो एक तरह की रिश्वत दे रहे थे, लेकिन इसे गोपनीय बनाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसको गोपनीय रखना ये आरटीआई का उल्लंघन है, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इस देश को अधिकार मिला, लोगों को अधिकार मिला। तो सूचना के अधिकार के तहत
इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे गोपनीय रखा गया था वो उसका उल्लंघन है, खारिज कर दिया, आज असंवैधानिक घोषित कर दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने जो पैसा दिया है वो वापस लौटाया जाए। हम लोग जानते हैं कि 60% करीब चुनावी बॉन्ड का जो फायदा बीजेपी को मिला, बहुत थोड़ा सा 1/10 कांग्रेस पार्टी को, बीएसपी को तो बिल्कुल नहीं, लेफ्ट पार्टियों को बिल्कुल नहीं, कुछ और पार्टियों को थोड़ा थोड़ा चंदा मिला, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा जो उसकी झोली में जा रहा था वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज जो डीवाई चंद्रचूड़ ने माहौल को समझते हुए जो फैसला किया है वो नरेंद्र मोदी की खिसकती हुई जमीन पर एक तरह से एक और वो मोहर लगा दी गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए कितना हानिकारक साबित होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की इस पूरी सियासत, जहां से वो गुजरात से निकल करके दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, 2007 में ही उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि बिना कारपोरेट के सहयोग के वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते। इसलिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा एक नया उन्होंने आयोजन करना शुरू किया, अपने समर्थन वाले तमाम उद्योगपतियों को शामिल किया, उनको लाभ पहुंचाया, जमीनें कौड़ी के दाम पर गुजरात में दी गई और वो उद्योगपति धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की गिरफ्त में आते चले गए, उनके समर्थक बनते चले गए। और जब वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो अडानी का वो जेट, आपको याद होगा ही, प्राइवेट जेट जिसमें बैठ करके वो दिल्ली पहुंचे थे, यानी सीधे तौर पर अंबानी और अडानी के जरिए वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं कारपोरेट रथ पर सवार होकर के। और फिर धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से कारपोरेट मीडिया को अपने शिकंजे में लिया, ये उनके ही दोस्त हैं। अडानी, जिसके ऊपर राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं कि वो किसानों के लिए नहीं अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, आदिवासियों की जमीनों को छीनते हैं अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए, तो वो कारपोरेट मित्र और लगातार कारपोरेट मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को बनाए रखा, बरकरार रखा। छवि चमकती जरूर रही मीडिया में, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान से लेकर के मजदूर तक, नौजवान जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई तो चरम पर, और दलितों आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। अभी अभी मध्य प्रदेश में खबरें आ रही, 2 आदिवासियों को पकड़ करके पीटा गया, नंगा करके पीटा गया है, उसी मध्य प्रदेश में जहां पर आरएसएस और बीजेपी की सरकार है। गुजरात में अभी अभी पिछले 2-3 दिन के भीतर एक दलित को घोड़े से जब वो बारात निकाल रहा है तो उसको पीटा गया है, उसको गालियां दी गई, जातिगत गालियां दी गई। और दलित आदिवासी अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता, कभी सम्मान के साथ समझौता नहीं करता। उसकी पहली लड़ाई डिग्निटी की है। हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया है भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के जरिए, और ईडी जो खेल कर रही है कि उन तमाम गढ़ों को तोड़ दिया जाए जो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, यानी मोदी जी का जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन ये जो फैसला है वो दिखाता है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने इस देश के माहौल को समझ लिया है। वो देश का दलित और आदिवासी पिछड़े के सवाल पर जिस तरह से राहुल गांधी बार बार चोट कर रहे हैं, बार बार वो नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं कि जो अपने आप को पिछड़ा होने का दम भरते थे, उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया है। जाति जनगणना से इनकार कर दिया, सचिव स्तर के अधिकारी तक ओबीसी नहीं है, और ओबीसी के पदों को एनएफएस किया जा रहा है। कितने प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में ओबीसी के, कितने मीडिया में ओबीसी के लोग हैं। ये जब सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, तो उस प्रतिनिधित्व का सवाल, संसाधनों के बंटवारे का सवाल जो कास्ट सेंसस के जरिए सामने आ सकता है, वो आंकड़े मिल सकते हैं। और नरेंद्र मोदी फिर कभी कहते हैं कि ओबीसी कोई जाति ही नहीं है,
केवल 4 जातियां हैं, पहले 2 जातियां हैं, गरीब और अमीर, और फिर पार्लियामेंट में सीना ठोक करके कहने लगते हैं कि मुझसे बड़ा ओबीसी कौन है। राहुल गांधी ने कहा कि वो तो अपने रिजीम में ओबीसी बने हैं, ओबीसी पैदा नहीं हुए नरेंद्र मोदी। ये जो हालात हैं कि हर मुद्दे पर ये घिरी हुई सरकार है, लेकिन मंदिरों के जरिए वो एंटी इनकम्बेंसी को ढकना चाहते हैं। जो देश की जनता में इस समय खदबदाहट है, जो बेचैनी है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की, महंगाई और बेरोजगारी के मार से बचने की और अपने डिग्निटी को सुरक्षित रखने की, वो चीजें सामने आ रही हैं। और इसी को भांप लिया है डीवाई चंद्रचूड़ ने, और उन्होंने सीधे तौर पर जो चुनावी बॉन्ड को रद्द करने, असंवैधानिक घोषित करके उसका पैसा वापस देने का जो आज फैसला किया है, वो नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, गुजराती लॉबी के लिए बहुत हानिकारक साबित होने जा रहा है। उस जमीन को जिस पर नरेंद्र मोदी आज खड़े हैं, उस छद्म के जमीन पर, उस झूठ की जमीन पर, वो जुमलों के साथ जो खड़े हैं, चंद्रचूड़ ने तो उन्हें एक तरह से बेघर कर दिया है, क्योंकि फंडिंग के जरिए ही जो चुनावी मशीनरी में तब्दील कर दिया है पूरा राजनीति को अमित शाह ने, उस पर यह अंकुश लगाना ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में गुजराती लॉबी को मुंह की खानी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।